नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे वाटर पॉल्यूशन या फिर जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है बच्चों? जल में किसी कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का इस मात्रा में एकत्रित होना जिससे जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण प्रभावित हो एवं जल उपयोग योग्य न रह सके, उसे हम कहते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब इसमें क्या रहता है बच्चों? वाटर की जो क्वालिटी रहती है, वाटर की जो क्वालिटी रहती है वह डैमेज हो जाती है, वाटर क्वालिटी डाउन हो जाती है, जिससे कि वह जल उपयोग में लेने लायक नहीं रहता है। उसको हम कहते हैं जल प्रदूषण। हमारी जो अर्थ है इसका लगभग 3/4 भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। और इसकी अगर अपन बात करें, इसमें भी 97.8 जो जल है वह महासागरों में पाया जाता है। 97.8% जल है महासागरों के अंदर पाया जाता है और केवल 0.8% जल ही स्वच्छ जल है। 0.8% जल ही क्या है? स्वच्छ जल है। स्वच्छ जल पाया जाता है जो कि हमारे उपयोग के लिए होता है। अब अपन बात करते हैं इस जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। मुख्यतः इसमें 3 कारण पाए जाते हैं जल प्रदूषण के: भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और जैविक प्रदूषण। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक प्रदूषण की। इस प्रकार का जो प्रदूषण रहता है मुख्यतः भौतिक कारकों से संबंधित होता है, जैसे कि तापीय प्रदूषण। है। इसमें क्या रहता है? औद्योगिक इकाइयाँ जो है, औद्योगिक इकाइयों के अंदर जब जल को शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, तब वह जल तापीय प्रदूषण करता है। एवं जब ये जो जल रहता है, शीतलक के रूप में उपयोग किया गया जल जब किसी जल प्रवाह या फिर जल स्रोत के अंदर छोड़ दिया जाता है, तब वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। फिर आता है स्वाद एवं गंध। अगर जल के अंदर प्रदूषण पाया जाता है तो उसमें गंध आती है एवं वह स्वाद योग्य नहीं रहता है, रंग उसका खराब हो जाता है। झाग उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर झाग उत्पन्न होते हैं क्योंकि कई सारे प्रदूषक इसके अंदर मिलते हैं और वह जल पीने योग्य नहीं रहता है। निलंबित अपद्रव्य पाए जाते हैं जल के अंदर, जो कि 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर से अधिक होते हैं, जिनका व्यास 1 मिलीमीटर से अधिक होता है, वह निलंबित अपद्रव्य की श्रेणी में आते हैं। इनको निष्पंदन द्वारा छाना जा सकता है। कोलाइडी अपद्रव्य का जो साइज है वह 1 मिली माइक्रोन से लेकर 1 माइक्रोन तक होता है तथा इनके कारण जल का रंग धुंधला हो जाता है और यह भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। अब अपन बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण की। रासायनिक प्रदूषण की अगर अपन बात करें, कई सारे रसायन पाए जाते हैं, औद्योगिक रसायन वगैरह हैं, जिनकी वजह से जल पीने योग्य या फिर मानव उपभोग में लेने लायक नहीं रहता है। इसको अपन 2 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, कार्बनिक तथा
अकार्बनिक प्रदूषण। कार्बनिक प्रदूषण के रूप में अगर अपन बात करें तो ये रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अपमार्जक, फिनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि कार्बनिक प्रदूषण रहते हैं। इनके जल में ऑक्सीकरण होने के कारण इनके क्या होता है, जल में ऑक्सीकरण होने के कारण जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम हो जाती है, जो कि वहाँ में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होती है। अकार्बनिक प्रदूषण की बात करें तो कई सारे अकार्बनिक प्रदूषक जैसे अम्ल, क्षार, घुलनशील लवण, अघुलनशील लवण, विषैले कार्बनिक रसायनों के रूप में पाए जाते हैं। अगर अपन एक एक करके इसकी अगर अपन बात करें तो अकार्बनिक की अगर बात करें तो जैसे कि अम्ल व क्षार है, अम्ल व क्षार है, क्षार पाए जाते हैं जैसे कि H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, HCl हुआ, और अत्यधिक औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होने के कारण यह जल को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहता है बच्चों की औद्योगिक अपशिष्ट जब जल के अंदर जाता है तो वह उस जल का जो pH है उसको बदल देता है। दूसरा रहता है अघुलनशील लवण। अघुलनशील लवण जो रहते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि अन्य कई सारे लवण पाए जाते हैं जो कि जल के अंदर इनकी एक सीमित मात्रा तक तो ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा होने के बाद में यह हानिकारक प्रभाव शो करने लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन विषैले अकार्बनिक रसायन हैं। अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण कई प्रकार के विषैले कार्बनिक रसायन मिलते हैं जो कि जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। अब आता है जल प्रदूषण का तीसरा स्रोत जिसको अपन कहते हैं जैविक प्रदूषण, यानी कि बायोलॉजिकल पॉल्यूशन भी अपन कहते हैं। जैविक प्रदूषण के अंदर प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं एवं अप्राकृतिक स्रोत भी पाए जाते हैं। अगर अपन प्राकृतिक स्रोत की अगर अपन बात करें, जल प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके अंदर जीव जो रहते हैं, जीवों का जब जैविक अपघटन होता है, जीवों का जब जैविक अपघटन होता है, अपघटन होने के पश्चात वह वापस विलेय अवस्था के अंदर आ जाते हैं। जल प्रदूषण के अंदर अगर अपन बात करें मानव जनित स्रोतों की अगर अपन बात करें तो बात करते हैं वाहित मल की। वाहित मल क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। वह नदियों के अंदर जाकर इकट्ठा होता है एवं सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब इसका अपघटन किया जाता है तब जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि BOD जो रहती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो रहती है जल के अंदर वह अधिक हो जाती है, जो कि जलीय जीवों के लिए हानिकारक रहती है। घरेलू अपमार्जक की बात करें, अपमार्जक जैसे कि साबुन है, सर्फ है आदि है, इनको अपन घरेलू अपमार्जक कहते हैं। और यह क्या करता है, जल में पहुंचकर जल को पीने योग्य नहीं रखता है या मानव उपभोग में लेने लायक नहीं रखता है। एक और रहता है, इसके अंदर एक चीज़ और रहती है, कृषि के अंदर
कई सारे रसायनों का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों वगैरह का, और जब वर्षा जल आता है तो यह जल के साथ प्रवाहित हो जाते हैं एवं जल को प्रदूषित करते हैं। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जलीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलीय जीवन है, मनुष्य के ऊपर प्रभाव है एवं अन्य प्रभाव है। अगर अपन बात करें जलीय जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इसमें क्या रहता है बच्चों, जब जल के अंदर पोषक मात्रा अधिक हो जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाने के कारण एल्गी जो रहता है इसकी वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की जो खपत होती है वह एल्गी द्वारा अधिक हो जाने से एल्गल ब्लूम नामक संरचना बनती है, घटना होती है, जिसकी वजह से जल के अंदर ऑक्सीजन का विलय वातावरण से नहीं हो पाता एवं जलीय वनस्पतियां नष्ट होने लग जाती हैं। जलीय जीव भी कह सकते हैं, जलीय जंतु, वनस्पतियां नष्ट होने लग जाती है। दूसरी अगर बात करें वाहित मल के, अभी अपन ने बात की थी, वाहित मल के कारण भी सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधियां अधिक हो जाने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जीव जंतु जो रहते हैं, प्रोटोजोआंस आदि अधिक वृद्धि कर जाते हैं एवं जब यही जल मनुष्यों के द्वारा पिया जाता है, जिसमें हैवी मेटल्स वगैरह काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि पारा है, सीसा है, तांबा, निकल के यौगिक, तो यह शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं और जीवाणु, विषाणु, वर्म्स आदि का इन्फेक्शन होने के, इसमें इन्फेक्शन वाले एजेंट होने के कारण जल के अंदर यह कई सारे रोग हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस आदि करते हैं। अब अपन बात करते हैं जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। नियंत्रण कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जल प्रदूषण को। विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट, अपशिष्ट मलमूत्रों को जल स्रोत में नहीं मिलाना चाहिए। अब देखिए, प्रदूषित जल अगर है औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में, तो इसका पहले उपचार किया जाना चाहिए, जल शोधन संयंत्रों के द्वारा उपचार किया जाना चाहिए, उसके बाद ही नदी नालों के अंदर छोड़ना चाहिए। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों को जलीय स्रोतों के समीप स्थापित नहीं करना चाहिए। विषाक्त पेस्टिसाइड का उपयोग खेती में बहुत कम करना चाहिए। तालाबों, कुओं इत्यादि की नियमित रूप से हमें सफाई करनी चाहिए। नगरों एवं महानगरों में सीवरेज की सुविधा होनी चाहिए। नाभिकीय विखंडनों एवं परमाणु परीक्षणों को समुद्रों में नहीं करना चाहिए। जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को दंडित किया जाना चाहिए। ये बच्चों, ये सारे उपाय हैं, ये आज अपन ने पढ़ा। जल प्रदूषण के क्या क्या इफ़ेक्ट है, क्या क्या कारण है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे मृदा प्रदूषण। धन्यवाद।